हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है हिंदी की इस कक्षा में। आज हम करेंगे नदी के द्वीप कविता का भाग 2। भाग 1 हम पहले कर चुके हैं। बाकी जो कविता के भाग कुछ बच गया था वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नदी के द्वीप कविता भाग 2 की व्याख्या। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार कवि ये बताना चाहते हैं कि द्वीप अर्थात व्यक्ति और नदी अर्थात समष्टि दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। द्वीप का निर्माण नदी करती है और वो ही उसकी माँ के समान उसको आकार देती है, रूप रंग देती है। और द्वीप का कार्य क्या है? नदी के लिए उपयोगी बनना, अर्थात समाज के लिए व्यक्ति उपयोगी हो, वो समाज के साथ बहे नहीं अपितु अपने विचारों से उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करे। आज हम आगे का भाग करते हैं। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं द्वीप के माध्यम से? द्वीप हैं हम, कि हम द्वीप हैं, यानी अपने आप में हमारी विशेषता है। यह नहीं है शाप, ये हमारे लिए शाप नहीं है, अभिशाप नहीं है, अर्थात ये हमारे लिए कुछ बुरा नहीं है। यह अपनी नियति है। नियति यानी किस्मत। ये हमारी किस्मत है कि हम द्वीप हैं, अर्थात हम समाज के भाग हैं। ये हमारी नियति है और ये हमारे लिए कोई अभिशाप नहीं है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। क्रोड़ होता है गोद, गोदी। जैसे एक बच्चा माँ की गोदी में बैठता है, वैसे ही हम भी इस समाज रूपी नदी के पुत्र हैं। इसी नदी की हम संतान हैं और हम इसी नदी यानी इसी समाज की क्रोड़ यानी गोद में बैठे हैं। वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है। वह कौन? नदी। नदी अर्थात समाज हमें वृहद बहुत बड़े भूखंड भूमि के हिस्से से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। पितर यानी पूर्वज। कौन है? भूखंड। भूखंड कौन? देखिए, आपने कभी देखा होगा जो द्वीप है, जैसे बहती हुई नदी के अंदर द्वीप हल्का सा दिखाई देता है ऊपर, लेकिन उसकी जड़ें नीचे पानी के नीचे रहती है, जो उसे आकार देती है। नदी उसे आकार देती है और वो द्वीप बन जाता है, लेकिन उसकी जड़ें नीचे है। ये जड़ें क्या है? भूखंड है, ये एक बड़ा भूभाग। ये क्या है? हमारा पितर है। पितर यानी पूर्वज हैं। ये हमें पूर्वज हैं और हमारी नदी ही हमें इस पूर्वज से मिलाती है, अर्थात हमारा समाज ही हमें अपने पुराने संस्कारों से, हमारे पूर्वजों के संस्कारों से हमें जोड़ता है। तो इसमें कवि बताना चाहते हैं कि जो नदी है वो हमारी माँ के समान है, हम उसके पुत्र हैं और हम उसी की गोद में फलते फूलते हैं। और वह नदी ही हमें, हम एक जो बड़ा भूखंड है, वृहद यानी बड़े, बड़ा भूखंड क्या है? जो हमारे पूर्वजों की देन है, जो पूर्वजों के संस्कार है, उनसे वो हमें मिलाती है। और ये भूखंड क्या है? हमारा पितर है। पितर यानी हमारे पूर्वज हैं। और इन पूर्वजों से हमें कौन जोड़ता है? हमारा समाज जोड़ता है। हमारा समाज ही हमें बताता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति क्या थी, हमारे संस्कार क्या थे, हमारी सभ्यता क्या थी। ये हमें कौन बताता है? हमारा समाज बताता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे। तो इससे हमें कौन जोड़ता है? नदी अर्थात समाज हमें अपने पूर्वजों से जोड़ता है। आगे इसमें कवि कहना चाहते हैं कि नदी तुम बहती चलो। वो समाज से आह्वान करते हैं कि तुम, नदी अर्थात समाज, तुम्हारा काम क्या है? तुम बहती चलो, इसी गति से तुम चलती चलो। भूखंड से जो दाय हमको है मिला। जो भूखंड से, दाय यानी दायित्व। भूखंड कौन? हमारे पूर्वज। भूखंड जो हमारी जड़ें हैं, हमारे पूर्वज है, उनसे जो दाय मिला है, दाय यानी दायित्व, कर्तव्य हमको मिला है, मिलता रहा है और परंपरा रही है कि हमारे पूर्वज हमें कुछ ना कुछ, हमारे जो कर्तव्य है वो हमें बताकर जाते हैं, दायित्व हमें सौंप कर जाते हैं। मांझती संस्कार देती चलो, और हमें वो अपना दायित्व मांझती, मांझती यानी निखारती, कि हमें अपने दायित्व के प्रति जो विचार हैं वो तुम निखारती चलो, और जो हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं वो तुम हमें आगे देती चलो। यदि ऐसा कभी हो, कि यदि कभी ऐसा हो जाए, कैसा? तुम्हारे आह्लाद से, कि तुम्हारे आह्लाद यानी प्रसन्नता से,
या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से, या दूसरों के स्वैराचार यानी स्वेच्छाचार, खुद की इच्छा के अनुसार, या अतिचार, अतिचार यानी अन्याय, कि दूसरों के स्वैराचार से या दूसरों की इच्छा से, या तुम जब बहुत ज्यादा खुद आह्लादित हो जाओ यानी खुद बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाओ, तब क्या होगा, मान लो कि इससे क्या होगा, नदी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है या कोई अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, बदलाव आता है। नदी की खुशी का और प्रसन्नता का, आह्लाद का मतलब क्या है, नदी का बहाव तेज हो जाता है। तब तुम रुकना नहीं, तुम बहती चलो। तब तुम क्या करना, तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे, तुम बढ़ती चलो और तुम्हारा जो प्लावन है, तुम्हारी जो गति है वो उसी प्रकार तेज हो जाए, तुम्हारा प्रवाह घरघराती हुई आवाज करते हुए आगे बढ़े। वह स्रोतस्विनी ही कर्म नाशा, वो नदी कर्म को नाश करने वाली, कीर्ति नाशा, कीर्ति का नाश करने वाली, घोर यानी घनी, काल प्रवाहिनी बन जाए, काल प्रवाहिनी मृत्यु को लाने वाली बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी। यानी कभी समाज के साथ अगर तुम में बदलाव आ जाए, तुम अपनी खुशी से, खुशी यानी पानी का बहाव तेज हो जाए, किसी दूसरे की इच्छा से या अन्याय को समाप्त करने वाली अगर तुम भयंकर रूप भी ले लो, तब भी हमें स्वीकार है। प्लावन होगा यानी बाढ़ आएगी, बाढ़ आने से क्या होगा, बाढ़ आती है तो पानी की आवाज कैसी आती है, घर घराती हुई तेजी से आवाज आती है, विनाश करने वाली आवाज आती है। तब तुम कैसी हो जाओगी, हमारे कर्मों का नाश करने वाली हो जाओगी, हमारी कीर्ति का नाश करने वाली हो जाओगी और काल बन जाओगी, अर्थात हमारे लिए मृत्यु बन जाओगी। तो हमें स्वीकार है वह भी, तो हम तुम्हें, तुम्हारे उस रूप को भी स्वीकार करते हैं, उसी में रेत होकर। और जब इतनी भयंकर बाढ़ आएगी या तुम्हारे रूप में इतनी भयंकरता आएगी, परिवर्तन आएगा, यानी समाज में कोई अगर बड़ा बदलाव आएगा तो एक व्यक्ति विशेष अपनी जड़ें थामे नहीं रह सकता, वो अपनी जड़ों के साथ जुड़ा हुआ नहीं रह सकता, उसे भी उस समाज के साथ बदलना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे नदी में अगर तेज बहाव आएगा तो द्वीप भी रेत हो जाएगा, यानी छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो भी पानी की उस घोर भयंकर टकराहट जब होगी, नदी के जब थपेड़े लगेंगे तो वो भी रेत में बदल जाएगा। लेकिन व्यक्ति या कवि इससे निराश नहीं होना चाहता, वो कहता है फिर छनेंगे हम, कि अगर ऐसा कोई बड़ा बदलाव आया, हम रेत हो गए, यानी हमने अपना रूप बदल भी लिया, तब भी हम निराश नहीं हूं, हम अपनी उन परिस्थितियों से निराशा का अनुभव ना करके एक नए जोश के साथ फिर छनेंगे हम, फिर से छन जाएंगे, धीरे धीरे जमेंगे हम। आपने देखा होगा तेज गंदला पानी धीरे धीरे जैसे जैसे नदी शांत होती जाती है, मिट्टी जमीन पर बैठ जाती है और पानी फिर से साफ हो जाता है। वही कहना चाहते हैं, फिर से जनेंगे हम, अर्थात धीरे धीरे हम में फिर से बदलाव आएगा और हम फिर से अपनी जड़ें जमा लेंगे, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कि हम फिर कहीं पैरों को दबा देंगे, जमा लेंगे, जमीन पर अपने पैरों को टेक लेंगे, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ और जोश के साथ अपने पैर जमाने का प्रयास करेंगे। कहीं फिर से खड़ा होगा नए व्यक्ति का आकार, और इस बदलाव के साथ कहीं फिर से एक नया व्यक्ति अर्थात नए विचार एक बदलाव के साथ फिर से एक नया आकार लेगा, एक नया रूप लेगा, समाज में एक नए विचार का आगमन होगा। माता उसे फिर संस्कार तुम दे देना, कि हे माता, समाज रूपी नदी को माँ मानकर वो कहते हैं कि हे समाज रूपी माँ, तुम हमें फिर से नए संस्कार देना, फिर से हमें नए संस्कार देना, हमारा फिर से विकास करना, ताकि हम उस समाज में फिर से अपने पैर जमा सकें, एक नया आकार ले सकें और अपने अस्तित्व को यहाँ पर हम स्थापित कर सकें। देखिए, इसमें कवि परिवर्तन से नहीं घबराता, बदलाव से घबरा नहीं रहा, बल्कि बदलाव का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए भी वो पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन इसमें बदलाव जब हो तो व्यक्ति निराश ना हो, रेत हो भी जाए, समाप्त हो भी जाए, विचार अगर उसके समाज में मान्य ना भी हो तो भी उसे निराशा का अनुभव ना हो, उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। वो फिर से प्रयास करे, फिर से छने, फिर से जमे और फिर से अपने पैरों को टेके, अर्थात समाज में अपना स्थान बनाए और फिर से खड़ा होने का प्रयास करे। और इसमें वो समाज स्वरूपी माँ से
कहता है कि तुम हमें फिर से संस्कार देना, कि तुम हमारे जो संस्कार नष्ट हो जाएं, परिवर्तन के साथ, बदलाव के साथ अगर हमारे संस्कार समाप्त भी हो जाएं, तो फिर से अनुरोध करता है कि वो माँ रूपी जो समाज है वो उसे फिर से स्थापित होने में सफल करे या स्थापित होने में सहयोग दे। और वो इसी बात को लेकर समाज को या व्यक्ति को उत्साहित करना चाहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा समय रहे, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, बुरा समय भी आता है, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। उस बुरे समय का सामना करना है पूर्ण आशा के साथ, उम्मीद के साथ और जोश के साथ, और एक बार फिर से जब समय बदलेगा तो हम उस परिवर्तन के साथ अपना अस्तित्व जमाने का प्रयास फिर से करेंगे। तो इसमें कवि आशावादी विचारों धाराओं के साथ, विचार के साथ आ रहा है। अस्तित्ववादी अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करना चाहता, इसीलिए यहाँ पर कवि ने अस्तित्ववादी दर्शन के जो विचार हैं वो अभिव्यक्त किए हैं। इसमें जो मानवीय संघर्ष हैं उनको उभारा है कि मानव के जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष हैं, लेकिन हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार जीने की इच्छा, जिजीविषा को महत्व देना चाहिए। हमेशा जीने की इच्छा को महत्व अगर हम देंगे तो बदलते हुए परिवर्तन के बाद भी हम अपना अस्तित्व बचाए रख सकते हैं। भाषा की तरफ अगर देखें तो प्रतीकात्मक खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया है। प्रसाद गुण है पूरी काव्य में जो हमने कविता करी है, 2 वीडियो में हमने ये कविता करी है। प्रसाद गुण सर्वत्र है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया है। देखिए द्वीप, द्वीप यानी व्यक्ति का प्रतीक है, और नदी यहाँ पर समाज का प्रतीक है। व्यष्टि और समष्टि, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। द्वीप अपनी कथा खुद कह रहा है, अपनी बात कह रहा है कि मुझ में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है और मैं कैसे नदी में अपना स्थान बना सकता हूँ। तो यहाँ पर आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त कविता है, आधुनिक हिंदी साहित्य की ये कविता है। बहुत ही अच्छी कविता है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से इसे समझ और पढ़ पाएंगे और इसे समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।